नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल लिटिल गुरु में आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए आए हैं। दरोगा का प्रीवियस जो क्वेश्चन मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 24 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का बिहार दरोगा का, उसका आज डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कैसा कंटेंट वीडियो लग रहा है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है PDF, जो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की भी साथ ही में रहता है। और हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, जो भी PDF होता है हम टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं। चलिए आज इसका फुल डिस्कशन देखेंगे। और डिस्कशन लंबा ना हो इसलिए हम कम समय में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक जानकारी उपलब्ध रहता है। इससे आज जो है आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन का सेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग रूटीन प्लान करेंगे। उसके बाद फिर एक वीडियो हम लोग लाएंगे कैसे फिर करना है। बिहार दरोगा के प्रीवियस क्वेश्चन प्लेलिस्ट में है, टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में जाके बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन जो भी हम लोग टेस्ट वाला पेपर होता है डिस्कस करते हैं, तो वो प्लेलिस्ट में रहता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका PDF भी वीडियो के नीचे में रहता है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी था, तो इसलिए पहले हम इसका फुल डिस्कशन किए। और लुसेंट का जितना भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना भी है सबका जो है MCQ बेस में क्वेश्चन उपलब्ध है। हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो आपको जिसका प्रैक्टिस करना है, हिस्ट्री का तो हिस्ट्री लिटिल गुरु ऑब्लिक हिस्ट्री डालिएगा तो आ जाएगा, और हिस्ट्री का प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया गया है। चलिए अब आज देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटनाओं के कारण दिखाई देता है। तो चपटापन प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करने पर वह वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या होता है, सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्यास्त से कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देना। इसी वास्तविक सूर्योदय के पूर्व 2 मिनट पूर्व ही सूर्योदय दिखाई देता है। पानी से भरे पात्र का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण। तारा टिमटिमाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में रखी लकड़ी का छर टेढ़ी दिखाई देती है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, हीरा चमकना, यह प्रकाश तंतु का कार्य। या मृग मरीचिका की घटनाएं जो होती हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई देता है। आगे है दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। तो हो जाएगा बुल्गारिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल था। अक्टूबर 1915 में बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण 1871 में बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण के बाद फ्रांस की मित्रहीन राष्ट्र बनाए रखने के कारण प्रारंभ हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध अगर कहा जाए तात्कालिक कारण सेराजेवो हत्याकांड माना जाता है, जिसकी शुरुआत 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या पर हुई थी। तो 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध। और जर्मनी और रूस फ्रांस पर आक्रमण कर युद्ध में प्रवेश किया। अप्रैल 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। अमेरिका के जहाज को नष्ट करने के कारण अप्रैल 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 माह 13 दिन तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 वर्ष 3 माह 13 दिन तक चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध नदी के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना हो जाएगा, 3 का ये हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है, जो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो 260.5 मीटर ऊंचा है। टिहरी पर जल विद्युत परियोजना इसी पर, टिहरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इसी पर है, कोटेश्वर जल विद्युत प्रोजेक्ट इसी पर है। इसी से 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन भी होता है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी दामोदर घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखरा नागल बांध जो सतलज नदी पंजाब में स्थित है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान को भी फायदा होता है। चलिए 4 नंबर, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। किसी भी सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटेगी।
तो घटेगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अधातु का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है। अधातु का जितना भी प्रतिरोध है तापमान बढ़ने से घटता है। तापमान के बढ़ने से धातु का तार प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, ओम मीटर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 5 का रीजनिंग का है, 5 का डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर में भी 7 का ऑप्शन ई हो जाएगा, मैथ का है। 8 नंबर 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। टीपू सुल्तान जब मर गए थे 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर के दौरान, उस समय वहाँ का राजा जो है कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। कृष्णराज तृतीय, ऑप्शन सी हो जाएगा। कृष्णराज तृतीय वाडियार तृतीय 1799 गद्दी पर बैठा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 के बीच चला था। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल में अंग्रेज को पराजित किया। मद्रास की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 के बीच लड़ा गया, जिसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक मैसूर का राजा बना रहा। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मंगलौर की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि 1782 में उसके तहत समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर टीपू सुल्तान पराजित हो गया। टीपू सुल्तान 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के बाद मैसूर राजा एक छोटे से भाग का एकमात्र राजा कृष्ण राज तृतीय, इसी कृष्ण राज वाडियार तृतीय भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम सिलिकेट कहते हैं। सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ये सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज सिलिका के अधिक प्रचुर वाली खनिज पदार्थ है। क्वार्ट्ज पोजी इलेक्ट्रॉन पदार्थ है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है। राज्यसभा का सीटों का आवंटन जो है किस अनुसूची में किया गया है, तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची हो जाएगा। चौथी अनुसूची में ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम अनुसूची मूल संविधान में 8 अनुसूची है, वर्तमान में 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में केंद्र राज्य के मतलब प्रथम अनुसूची भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी में अधिकारियों का वेतन भत्ता पेंशन है। तीसरा में शपथ ग्रहण है। चौथा में SC/ST के बारे में चौथा में राज्यसभा का आवंटन है। पांचवा में SC/ST है। छठा में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लिए ST के लिए विशेष उपबंध है। सातवीं में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। 8वीं में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता पर। 9वीं में भूमि अधिग्रहण। 10वीं में दल बदल। 11वीं में पंचायती राज। 12वीं में नगर पालिका और स्थानीय सुशासन का चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में मैथ का क्वेश्चन 11 का ए हो जाएगा। 12 है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ। 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश जो है जनरल आर डायर ने दिया, जबकि गोली चलाने का काम जनरल ओ डायर ने किया था। जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि मालवीय समिति ने तहकीकात किया तो 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जनरल ओ डायर को दोष मुक्त कर दिया था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी इसके लिए आंदोलन किया। रॉलेट एक्ट का भी विरोध किया था। गांधी जी का भारत में प्रथम अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। और जनरल जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भारतीय जनरल आर डायर को सहयोग किया था हंसराज ने। चलिए अब आते हैं, कहता है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है 1971 में बना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की। भारत ने 6 दिसंबर 1971 बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया और 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच भारत ने बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। 16 दिसंबर को बांग्लादेश भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है और 26 मार्च को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। 26 मार्च को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी सैनिक का आत्मसमर्पण पाकिस्तान के सैनिकों ने लगभग 93,000 से अधिक, लगभग 95,000 सैनिक सरेंडर बोले थे। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी और लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह आरोड़ के समक्ष यह समर्पण हस्ताक्षर हुआ था। निम्नलिखित में से किसे चांदी नहीं है, चांदी नहीं है कहता है, तो जर्मन सिल्वर चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर में जिंक है, कॉपर है और निकेल है।
हॉर्न सिल्वर चांदी को कहते हैं AgCl। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र AgNO3 होता है। मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। मरकरी की परमाणु संख्या 80 होता है। द्रव धातु मरकरी जिसको पारा कहते हैं, द्रव धातु ब्रोमीन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च को पचाने में मदद करता है? तो स्टार्च को पचाने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो इमाइलेज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 का सी। इमाइलेज एंजाइम हमारे शरीर मानव शरीर के स्टार्च को पचाने में मदद करता है। लाइपेज एंजाइम वसा के वसीय अम्ल ग्लिसरॉल को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन या भोजन के प्रोटीन को पेप्टो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी हो जाती है। 16 नंबर का आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर कहता है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो गेहूं का जो है ये विद्या 18 का ये दिया हुआ। गेहूं सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में प्रति हेक्टेयर, पंजाब में होता है। दुनिया में गेहूं उत्पादन चीन 1 नंबर, भारत दूसरा स्थान पे है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल पेरम्बूर तमिलनाडु में है, ऑप्शन सी हो जाए। स्थापना 1955 में किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पेरम्बूर स्थित इंटीग्रल कोच कारखाना जो विश्व में सर्वाधिक रेलवे कोच फैक्ट्री बनाती है, पेरम्बूर तमिलनाडु में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। रेलवे चक्का बनाने बिहार में भी है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में है। DLW जो है वाराणसी में है। इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में है। इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन फैक्ट्री मधेपुरा बिहार में है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया तो चंद्रशेखर कहीं भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि और सब जो है अलग अलग राज्यों, चौधरी चरण सिंह जो मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के बने थे 1967 से लेकर 68 तक। PV नरसिंहा राव 1971 से 73 आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। HD देवगौड़ा 1994 से 96 कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहा जाता है, चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टॉर्पिनिओल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन ए हो जाए। एज ए डिटॉल ये सब एंटीसेप्टिक के रूप में रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 का आपका ए हो जाएगा। 23 नंबर, दूध को दही में परिवर्तन करने वाली बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध से दही परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया लैक्टो एसिड बैक्टीरिया है। दूध को दही से में स्कंदित करने वाली एंजाइम है रेनिन प्रोटीन। रेनिन प्रोटीन भी है, रेनिन एंजाइम भी कर सकते हैं। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम ही होता है। रेनिन एंजाइम दूध में, प्रोभुलिन प्रोटीन कैसीन दूध में उपस्थित उजला होने के कारण कैसीन प्रोटीन भी है। दूध में अम्ल कहेंगे तो लैक्टिक एसिड रहता है। दूध में मिठास के रूप में लैक्टोज रहता है। दूध से दही जमना लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखना है। 24 नंबर क्वेश्चन, किधर गए? एक मिनट देख। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये हो जाएगा आपका सुनहरा धान, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनहरा धान,
सुनहरा धान जो है बीटा कैरोटीन चावल के पौधे से हरे उत्तकों द्वारा उत्पादित की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कैसे होगा, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर आपका 25 नंबर जो है आपका रीजनिंग है, तो 25 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मंदक। और D2O भी उसके साथ, D2O ग्रेफाइट मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीव्रगामी न्यूट्रॉन की गति को मंद करने में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और भारी जल जिसको कहते हैं। इसका परमाणु भार कम होना चाहिए, न्यूट्रॉन का अवशोषण नहीं करना चाहिए। मंदक को न्यूट्रॉन के साथ प्रत्यक्ष संगठन में होनी चाहिए, इसका वेग कम होना चाहिए। जबकि नियंत्रक रूप में कैडमियम और बोरोन का क्षार का प्रयोग करते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे जोनों की संख्या वर्तमान में 18 है, जिसमें मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई VT है। मुंबई VT है कुर्ला, ऑप्शन सी हो जाएगा। रेलवे देश में 18वां रेलवे जोन विशाखापट्टनम बना है, जो दक्षिणी तटीय रेलवे जोन है। रेलवे जोन का मुख्यालय, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है क्या है? चेन्नई है। पूर्व रेलवे कलकत्ता है, पश्चिम रेलवे मुंबई है, मध्य रेलवे मुंबई VT है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर है, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर है, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय इलाहाबाद है, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद है, पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता। भी तुरंत चर्चा की। उत्तर रेलवे जोन का गठन 14 अप्रैल 1952 को किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे, आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से आप जानते हैं, आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होता है। आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया बीमारी होगा। सबसे ज़्यादा आयरन हमको लेना है तो मेथी के साग में रहता है, नहीं रहेगा तो हरी साग सब्जी पालक लेंगे तो आयरन मिलेगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक बीमारी होता है। विटामिन सी की रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रासायनिक नाम थायबीन है। विटामिन ए का रेटिनॉल कहते हैं रासायनिक नाम, और कमी से रतौंधी या जीरोप्थोलेमिया हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्वानिन है, इसकी कमी से रक्त का नहीं बनेगा। विटामिन B3 को पेलेग्रा रोग हो जाता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रैकेट्स या बच्चों में रैकेट्स और वयस्क में ऑस्ट्रोमलेशिया बीमारी हो जाती है। आगे है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया होकर लगभग 13 देशों से गुजरती है। इसमें इस ऑप्शन में बताना है किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो 29 का सी हो जाए। भारत से नहीं गुजरती है, ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या से गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भाखरा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखरा नागल बांध जो है सतलज नदी पंजाब में बना हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाए। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखरा नागल बांध सतलज नदी पंजाब में। भारत का सबसे डायरेक्ट कहेगा ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में, भागीरथी और भिलंगना पे है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जोग जलप्रपात स्थित है, कर्नाटक में है, शरावती नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात के अंतर्गत राजा राकेट रोडर अरानी जलप्रपात है। जोग जलप्रपात 255 मीटर का है। भारत का इसे सबसे ऊंचा जलप्रपात कहेंगे कुचिकल जलप्रपात है, जो कर्नाटक में है, शिमोग जिला में बराही नदी पर है। भारत का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात दूध सागर जलप्रपात है, जो मांडवी नदी गोवा में है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर है।
दूध सागर तो मांडवी हो गया। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के किनारे है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। आगे है जहाँ आरा द्वारा लिखी गई मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहाँ आरा, शाहजहाँ की बेटी का नाम जहाँ आरा। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम है मुनीस अल अरबा। मुनीस अल अरबा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शाहजहाँ की बेटी का नाम, शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री का नाम जहाँ आरा बेगम था, जिसने दिल्ली स्थित चांदनी चौक का डिजाइन किसने तैयार किया? जहाँ आरा बेगम ने। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक भारत में मोहिउद्दीन चिश्ती थे, जिनका दरगाह जो है अजमेर में है, अजमेर शरीफ में। जहाँ आरा के उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा सिकों को समर्थन की थी जहाँ आरा ने। शाहजहाँ के बंदी जीवन में सेवा सत्कार जहाँ आरा ने किया था। जहाँ आरा दारा सिकों के साथ मुल्ला शाह बख्शासी की शिष्या बन गई। मुल्ला शाह बख्शासी कादरी सिलसिले का सूफी संत था। जहाँ आरा ने मुल्ला शाह की जीवनी रिसाइल ए साहिबिया शीर्षक से किया था। निजामुद्दीन औलिया द्वारा फवेद उल मुफूद नामक पुस्तक लिखी गई थी। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 को ले लिया। 12 फरवरी 1922 को ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफ आंदोलन किया था। असहयोग आंदोलन भारत में प्रथम संगठित व्यवस्था अखिल भारतीय असर गांधी आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के कारण गोरखपुर में जो हुआ था, थाना में आग लगा दिया था, जिसके कारण 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। 12 फरवरी को गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि 1915 में अंग्रेजी द्वारा दिया गया, जबकि 1920 में गांधी जी ने इसे केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था, जबकि जमनालाल बजाज में राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। गांधी जी को मार्च 1922 में गांधी जी को हिंसा के आरोप में बंदी बना लेकर 6 वर्ष की सजा दिया गया था। बाद में उसको स्वास्थ्य कारण 1924 में छोड़ दिया गांधी जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने की घटना को राष्ट्रीय विपदा कहा। चलिए अब आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो 34 का ए हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो पूर्वी हिमालय के जैव विविधता स्थल में एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में और कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में बात करते हैं। नामदफा हो ये गया। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। केन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। मेहाओ वन्य जीव अभ्यारण्य भी अरुणाचल प्रदेश में है। बेइंग एरिंग ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर है। किबू लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो है मणिपुर में है। रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। और पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश एट्टा में है। चलिए आगे है नक्काशीदार कांच के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HF का हाइड्रोफ्लोरिक, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग घरों के जंग हटाने में भी किया जाता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन को कहते हैं हम लोग। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? तो 24वां संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन के तहत जो है 24वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। 24वां संशोधन कब हुआ? 1971 में। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। 24वां संशोधन 1971 के तहत। 42वां 1976 के तहत संविधान में भाग 4 को लागू करने में भाग 3 से आने वाले बाधाओं को दूर किया गया था। 42वां 1976 को संविधान का लघु संविधान कहा। 44वां 1978 के तहत जो है 42वां में जो कमियां था उसको दूर किया गया। चलिए आगे है सोन नदी का उद्गम स्थल है।
सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो अमरकंटक ऑप्शन बी हो जाएगा। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। मेघालय पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? अमरकंटक। अमरकंटक के पश्चिमी भाग से नर्मदा नदी भी निकलती है। अमरकंटक के पूर्वी भाग से सोन नदी, अमरकंटक के पूर्वी भाग वाले भाग से सोन नदी और पश्चिमी वाले भाग से नर्मदा निकलती है। सोन नदी पर डेहरी ऑन सोन बांध भी, कोइलबर पुल भी, सड़क पुल बना हुआ है सोन नदी पर। सोन नदी पटना में मनेर के पास गंगा में जाके मिल जाती है। सोन नदी जो है पटना में मनेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन की प्रमुख और सहायक नदी में रिहंद है, कोयल है, गोपद है, कनहर है, ये सब सोन की सहायक नदी है। सोन नदी गंगा के दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। सोन नदी जो है गंगा के दक्षिणी सहायकों में सबसे लंबी नदी है। सोन नदी को सोनभद्र नदी के नाम से भी, सोन नदी को हम लोग सोनभद्र नदी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी वर्ग, तो मतलब मैथ का क्वेश्चन है, तो 38 का डी हो जाएगा। 39 में पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी जो है ये भूमध्य रेखा में स्थित संभावना, पूगा घाटी लद्दाख में है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। पूगा घाटी लद्दाख में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। बंगस घाटी जम्मू कश्मीर में है। बराक घाटी असम में है। बास्पा घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है। भैरथी घाटी उत्तराखंड में है। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। चंबा एगो चुम्बी है, एगो चंबा है तो हिमाचल प्रदेश, चुम्बी कहेंगे तो सिक्किम है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। दून घाटी उत्तराखंड में है। नीलम घाटी जम्मू कश्मीर में है। नुब्रा घाटी, बहुत बार VVI क्वेश्चन है, नुब्रा घाटी कहाँ है? तो नुब्रा घाटी लद्दाख में है। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद चौथी शताब्दी से पूर्व मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मगध 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था। महाजनपदों की जानकारी जो है बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र से मिलती है। 16 महाजनपद थे। सबसे महाजनपद बड़ा मगध, सबसे शक्तिशाली मगध, सबसे छोटा विराटनगर था। सबसे छोटा महाजनपद विराटनगर था। चलिए 41 नंबर, बंगाल में अमला डैश अधिकारियों होते थे। अमला जो है जमींदार जो होता था उसको अमला कहा जाता था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल में अगर कहा जाए कि द्वैध शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया, जबकि समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया गया था। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, जो जिसमें भूमि मालिक जमींदार को बनाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया था। भूमि राजस्व वसूली का दायित्व भी जमींदार को ही दिया गया था। इनमें जमींदारों को अमला या अमील कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मुर्रा किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है, आप जानते हैं। मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है। मुर्रा हो गया, जाफराबादी हो गया, मेहसाना हो गया, भद्रावती हो गया, गोदावरी हो गया, नागपुरी हो गया, ये सब भैंस की नस्ल है। जबकि गाय का कौन है? पुनगागुड़ था, नामेरी था, ये गाय की नस्ल थी। सीरी है, डांगी है, देवनी है, ये सब गाय की नस्ल है। जबकि ऊँट का नस्ल है अलवरी है, कच्ची है, सिंधी है, बीकानेरी, ये सब ऊँट का नस्ल है। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946, जिसमें 3 सदस्य थे। प्रधानमंत्री उसमें क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1946 कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा किया था फरवरी में, और 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन में पैथिंग लॉरेंस अध्यक्ष थे। AB एलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे, जबकि एस्टेफन क्रिप्स सचिव थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव प्रकाशित की हुई थी। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्रकाशित हुआ था, और इसके तहत अंतरिम सरकार गठन और संविधान निर्माण के लिए संविधान का गठन प्रस्ताव दिया गया। कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान के अलग देश मांग को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से खारिज कर दिया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं था? मतलब अकबर के काल में कौन भूमि का वर्गीकरण नहीं था? तो 44 का डी, जरीबा। पोलज, परती, बंजर तो ही था ही। दहसाल बंदोबस्त भी था, 1580 में टोडरमल द्वारा लागू किया गया था। तो पोलज क्या होता था? सबसे अच्छी उपज देने वाली भूमि होती थी, जिस पर वर्ष भर में 2 फसल हो जाता था। परती ऐसी भूमि जो 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती हो जाती थी। छाछर जो है ऐसी भूमि जिसमें 3-4 वर्षों की खेती होती थी। बंजर जिसमें खेती योग्य भूमि नहीं था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 43 का। और पार्श्वनाथ जो अश्वसेन के पुत्र थे, इनकी माता जो है माता बामा थी।
पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा था, पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी। पार्श्वनाथ पर्वत के समेत चोटी पर ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। उनका प्रतीक चिन्ह सांप था, सर्प फन कह सकते हैं। इसने 4 चीर दिया, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। 5वां चीर ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा, जो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। चलिए, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना कब हुई? तो 1960 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 मई 1960 को BRO का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण रख रखाव भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में 0 माइलस्टोन कहाँ है? तो नागपुर में। 0 माइलस्टोन कहाँ है? नागपुर में। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल राज्य में है। अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन है, अवध राज्य का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अवध पर कुशासन का आरोप लॉर्ड डलहौजी ने लगाकर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में 1856 में मिला लिया था। चलिए 49 का आपका बी हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा। चलिए आगे 50 नंबर, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो भिलाई दुर्गापुर राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। भिलाई लौह इस्पात करार 1955 में किया गया। 1959 से उत्पादन प्रारंभ किया। हिंदुस्तान आयरन लिमिटेड ने राउरकेला की स्थापना 1959 में किया। दुर्गापुर लौह संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। दुर्गापुर की स्थापना 1962 में किया गया। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। तो भिलाई दुर्गापुर दाब ब्रिटेन के सहयोग से, राज राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। बोकारो भी रूस के सहयोग से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित कौन सी धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो ये हो जाएगा आपको, कौन उत्सर्जित करेगा? जस्ता, जिंक। जिंक धातु केवल परावैज्ञानिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टीन 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, 52 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 53 देखते हैं। तो 53 का आपका आंसर जो है छक्का पासा वाला है, 53 का भी आपका डी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए 54 नंबर देखिए, 54 नंबर भी आपका मैथ है, 54 का बी हो जाएगा। चलिए 55 देखते हैं। 55 है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो नामेरी टाइगर रिजर्व जो है असम में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो असम में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नागार्जुन आंध्र प्रदेश है। अभी मोदी जी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान गए थे, टाइगर रिजर्व था जो कर्नाटक में है। काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, औरंग असम में है। उसके बाद दांडली अंशी बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है। बिल्लीगिरी रंगनाथ टेम्पल बांध कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो रीजनिंग का है, तो 56 का बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो उड़ीसा में है। अनुपम झील कहाँ है? तो बिहार में। अनुपम झील कहाँ है? तो बिहार में है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील जो अमेरिका में है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बैकाल झील। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बैकाल झील जो रूस में है। कहता है लोकसभा विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदस्यों का 1/10 सदस्य चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और संख्या में कहेंगे तो 55 सदस्य चाहिए। लोकसभा संसद सदन का देश का प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत या सत्रावसान किया जा सकता है। सत्रावसान तो राज्यसभा का नहीं होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि वास्तविक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि
एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिसकर निकलने लगती। यह इस कारण होता है। 9 का डी दिया, मूल दाब के कारण। चलिए आगे है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। ऑप्शन बी हो जाएगा। दीवान ए अर्ज जो है सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था। तो दीवान ए अर्ज जो है किसने स्थापित किया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य नोएडा उत्तर प्रदेश में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य नोएडा उत्तर प्रदेश में है। बोतल पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। मियानी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान करती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो IMF जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करती है, IMF जारी करती है। मानव विकास सूचकांक विश्व बैंक द्वारा नहीं, मानव विकास सूचकांक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए 63 नंबर देखना है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाता है, उसे क्या सहभोजिता कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? जंगल में जो रहते थे उसे निषाद नाम कहा जाता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 का सी। चलिए 65 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसने देवसा पास दर्रा स्थित? देवसा पास दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देवसा पास दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देवसा दर्रा भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिलों के बीच है। असीरगढ़ का दर्रा मध्य प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। चंसल दर्रा हिमाचल प्रदेश में। फोटुला दर्रा लद्दाख में। हल्दी घाटी राजस्थान में। इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश में। खारदुंग कांगला और नानक ये सब दर्रा लद्दाख में। चलिए आगे 66 में है कि निम्नलिखित में से किसका पादप में परागकण एलर्जी कारक होता है? तो ये इसका हो जाएगा 66 का बी, पार्थिनियम। ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 में निम्नलिखित में कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? चालनी निकालना जाइलम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन 67 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 68 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। 68 का डी हो जाएगा। आगे है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? 69 के में। सत्तर में है स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। टेबल टेनिस खेल, एशिया कप, ये सब जो है तो टेबल टेनिस, स्वेथलिंग कप का संबंध टेबल टेनिस से है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ था? हस्तिनापुर का उत्खनन जो है खुदाई जो है 1950-52 में किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन जो है कब किया गया? 1950-52 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हस्तिनापुर की खुदाई जो है 1950 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। बीबी लाल को 2021 में पद्म विभूषण मिला है। बीबी लाल ने अयोध्या में मंदिर का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण दिए थे कि अयोध्या में ही राम जी का मंदिर था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव
निम्नलिखित में किस लेंस का उपयोग करके मानव आंखों की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया होगा तो अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस। मायोपिया, मानव की मायोपिया में ठीक करने का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मायोपिया में लेंस की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से कम हो जाती है। मायोपिया में निकट वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तथा दूर बिंदु निकट आ जाता है। हाइपरमाइट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर करने के लिए। हाइपरमाइट्रोपिया में दूर वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट वस्तु नहीं दिखाई देती है। चलिए आगे 73 नंबर में आपका ये जो है क्या कहते हैं, मैथ से संबंधित कर सकते हैं क्वेश्चन है, 73 का बी हो जाएगा। 74 में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा सूती वस्त्र हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। हड़प्पा सूती वस्त्र हो जाएगा और सब तो प्राप्त हुए, ताम्र, शीशा, गहने, पोटरी, बर्तन, ये सब मिले हैं। हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता खोजा गया प्रथम स्थल था। हड़प्पा स्थल से मूर्तियाँ मिली, श्रमिक भवन मिला, अन्नागार मिला है। सूती वस्त्र जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। कपास की खेती सर्वप्रथम भारत में प्रारंभ हुई, सबसे पहले खेती भारत में कपास की हुई। भारत में कपास खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी ने प्रारंभ किया। सिंधु घाटी सभ्यता के पास कपास के क्षेत्र यूनानी लोगों सिडोन कहते थे। हड़प्पावासी लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पा में ही सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किया गया था। 75 नंबर निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कामेट जो है पश्चिमी घाट का नहीं, कामेट पश्चिमी भाग का भाग नहीं है, तो 75 का डी हो जाएगा। कामेट शिखर जो है भारत चीन की सीमा पर स्थित है। कामेट शिखर की ऊंचाई 7,756 मीटर है। 76 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया? 2017 में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2017। रेल बजट को आम बजट में 2017 में मिला दिया गया। एक वर्ष समिति की सिफारिश रेल बजट को आम बजट से साधारण बजट अलग किया गया था 1924-25 में। मिलाया गया विवेक देवराय समिति की सिफारिश 2017 में। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर से रेल बजट आम बजट को मर्ज कर दिया गया, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। उस समय तत्कालिक रेल मंत्री कौन थे? सुरेश प्रभु थे। चलिए, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो माता के नाम पर कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर जो है एक नगलपुरम का स्थापना किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्णदेव राय का जन्म 1471 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम नगला देवी और पिता का नाम तुलु नरसा था। इमाइडी नरसिंह 1505 में तुलु वंश की स्थापना किया था। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महान शासक था। ये 1509 से 1529 तक पद पे रहे। कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। हजार मंदिर या विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर की राजधानी बनाया गया था। चलिए आगे, तो इसका हो जाएगा आपका 78 का ए हो जाएगा। उनासी का आपका बी हो जाएगा। 80 का आपका डी हो जाएगा। 81 का भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। CAG नियंत्रण में लेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में कार्य करते हैं 149 के तहत, और इसके हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, महाभियोग प्रक्रिया भी लगा के हटाया जा सकता है इसका। चलिए आगे है, शब्द सेरीकल्चर का संबंध है। तो सेरीकल्चर आप जानते हैं रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशम की कीट शहतूत के पौधे से पत्तियों पर लाभ पाया जाता है। यह कीट शहतूत की पत्तियों खाती है। कोकून के अंदर का लार्वा प्यूपा कहलाता है। मादा रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर बहुत सारे अंडे देती है। इस अंडे में झिल्लीनुमा कैटरपिलर लार्वा निकलता है और प्यूपा वयस्क प्यूपा हो जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र होता है
क्या कहते हैं, लार्वा तवंडा प्यूपा से व्यस्क हो जाता है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो हानिकारक जलीय खरपतवार आइकॉर्निया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 84 नंबर में है कि निम्नलिखित कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भाभी श्री ने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया, ऑप्शन 84 का सी। 85 में है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किया गया था? तो 85 का आपका सी हो जाएगा, शाहजहाँ। शाहजहाँ, मुगल दरबार चाहर, तस्लीम और जमीन बोझ लागू किया गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में सिजदा एवं सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। शाहजहाँ की तीर्थ यात्रा कर लगाया गया चाहता है, लेकिन वही कविंद चंद्र के अनुरोध पर ऐसा नहीं हुआ। शाहजहाँ ने भारत में सर्वप्रथम आना का सिक्का जारी किया था। चलिए आगे, बौद्ध धर्म में उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा में, जबकि जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म में 4 गो सम्मेलन भी बुलाए गए बौद्ध धर्म को विस्तार करने के लिए। पहला सम्मेलन राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडनबंध जम्मू कश्मीर में हुआ था। चलिए आगे है, 87 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 88 में देखते हैं, कहता है कि अनुचुंबकत्व पदार्थ है। तो अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की वह क्षीण बल द्वारा आकर्षित होती है। तो इसका 88 का डी हो जाएगा, अनुचुंबक के पदार्थ 88 का डी हो जाएगा। चलिए अब 89 आते हैं, 89 में कहता है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो मौर्य स्तंभ के जो है उसका जो है संकीसा स्तंभ, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में है। रामपुरवा स्तंभ, तो रामपुरवा ये तो बिहार में, लौरिया अरेराज बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है। तो रामपुरवा स्तंभ लेख में बैल की मूर्ति का अंकित प्रमाण मिला है। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख BS स्मिथ के अनुसार गरुड़ अंकित है, जबकि इतिहासकार सिंह भी मानते हैं। लौरिया नंदनगढ़ में मोर का अंकित है। सारनाथ में 4 सिंह अंकित है। धौली का हाथी में मौर्यकालीन कला का उदाहरण भी है। आगे 90 नंबर में क्वेश्चन में है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रॉसेल कर्सल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 का सी हो गया। चलिए 93, तेलैया बांध नदी पर निर्मित है। तेलैया बांध जो है बराकर नदी पर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तेलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किया गया। दामोदर घाटी निगम भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी के निगम के अंतर्गत दामोदर घाटी की सहायता नदी बराकर नदी पर तेलैया बांध 1953 में बनाया गया था। दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत कोडरमा जिले में स्थापित प्रथम बांध तेलैया बांध है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1813 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर केवल कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापार अधिकार चालू किया। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्ष के लिए एक अधिकार दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में 31 दिसंबर 1600 को किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सभी प्रकार के व्यापारिक कार्यों को मुक्त कर विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रशासनिक संगठन का स्थापित किया और इसी तरह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1858 के एक्ट तहत भारतीय शासन अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को कार्य सम्राट के अधीन चला गया। 1858 में भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण 1858 के एक्ट के तहत हो गया। चलिए 94 नंबर तो आपका रीजनिंग का है, मतलब जो भी है 94 का बी हो जाएगा। 95 कोडरमा डैश खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब जानते हैं कोडरमा जो है वह झारखंड में है। कोडरमा कहाँ है? झारखंड में है, जो अबरख के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा हो जाएगा आपका अबरख के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? झारखंड में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा अबरख के लिए। आगे है मिलान करने के लिए कह रहा। अनुच्छेद 101 के तहत आप जानते हैं
तो GST वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। 102 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 में EWS को आरक्षण जो है संवैधानिक दर्जा। 104 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का सीट जो है उसको रद्द कर दिया 104 में। इसका आंसर आपका 96 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 97 नंबर। 97 नंबर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती निम्नलिखित कौन सी कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। तो 97 का इसका परिमाण समान रहता है, ये गलत है, परिमाण भिन्न हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण समान रहता है, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण शून्य से धनात्मक अधिकतम भी हो सकता है, ऋणात्मक कोई निश्चित नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा AC करंट कहते हैं। AC करंट ट्रांसफार्मर में AC करंट होता है जो उच्च वोल्टेज को हाई को निम्न को उच्च करता है, जबकि AC को DC में बदलने का काम रेक्टिफायर करता है। आगे है 98 का। 98 का आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। 99 का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। महात्मा गांधी का जीवनी किसने लिखा। तो महात्मा गांधी का जीवनी जो है DG तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया। DG तेंदुलकर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। DG तेंदुलकर ने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। DG तेंदुलकर ने चंपारण में गांधी जी और सोवियत संस्कृति पर पुस्तक भी लिखा था। चलिए आगे है कि रेंगून मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। तो रेंगून मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 100 का ये हो जाएगा। रेंगून मिट्टी का निर्माण जो है लावा मैग्मा के निर्मित बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से बना है। इसमें आयरन, चूना पत्थर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी में काला रंग टिटिने, फेरस ऑक्साइड, मैग्नेटाइट के जीवाश्म के कारण होता है। और भारत में सर्वाधिक यह जो है महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी हम लोग कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए दोस्तों, आज आपका प्रीवियस क्वेश्चन का सेट पूरा ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम लोग कल से फिर कैसे करना है उसका प्लान हम लोग करेंगे, और 90 दिन का शुरू में प्लान लेके चलेंगे कैसे करना है। तो इसलिए हमारे चैनल पे आप चाहेंगे कि आप जुड़ जाइए। लगातार हम लोग चलेंगे, दरोगा को कैसे निकालना है, इस बार दरोगा में अच्छा प्रदर्शन कैसे करना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, वीडियो अगर यह अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा डिसलाइक कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, आज आपका बिहार दरोगा प्रीवियस क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।